गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है तहे दिल से। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत थर्ड चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पार्ट 5। ठीक है, अब देखिए आदिवासी जो इतनी सारी जनजातियाँ थी ऑल इंडिया में फैली हुई है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो किस प्रकार अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं, किस प्रकार घुमंतू खेती कर रहे हैं, किस प्रकार वो जंगलों के भीतर रहकर अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं। लेकिन जब औपनिवेशिक सरकार यानी कि जब अंग्रेज यहाँ आए तब से लेकर वो नहीं तो एक जगह रह सकते हैं, नहीं जंगल में स्थायी रूप से रह सकते हैं, नहीं अपने कोई कार्य कर पा रहे हैं और नहीं वो अपनी जो परंपरागत खेती वो कर पा रहे हैं। हर तरफ से उनको प्रॉब्लम होती रही हैं। और ऊपर से जब ये जड़ी बूटियाँ या अपने जीविकोपार्जन के साधन कमा रहे हैं तो ऊपर से जो व्यापारी लोग हैं, सूदखोर महाजन हैं, ये इनको कर्ज दे रहे हैं, इनसे सामान भी ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये व्यापार की समस्या भी बढ़ी, जिसमें भारतीय रेशम सबसे बड़ा था, जिसमें वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग में जो संथाल जो जनजाति थी वो रेशम के कीड़े पालते थे, जिनको कि इस प्रकार ये जो बिचौली एजेंट आते थे व्यापारियों के 3 और 4 रुपए में ले जाते थे और 5 गुना आगे जाके बेचते थे। अब वो आगे बढ़े, फिर काम की तलाश में भटकते रहे, तो देखा गया कि काम की तलाश में वो किस प्रकार आगे बढ़े। 19वीं सदी की आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे, खनन उद्योग भी महत्वपूर्ण बनने गए। चाय बागान जो असम वगैरह में तो होते थे, खनन उद्योग ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पर ज़्यादातर होते थे, बिहार में ये महत्वपूर्ण बन गए। तो काम की तलाश में वो भटकते भटकते इस प्रकार वो आगे बढ़े। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों नहीं खनिजों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। वो काम की तलाश में थे तो उनको वहाँ काम मिल गया और वो वहाँ भर्ती हो गए। ठेकेदारों के मार्फत, ठेकेदारों के द्वारा वो भर्ती किए जाते थे। ये कम वेतन, अब जो ठेकेदार थे वो इनकी खस्ता हालत देख करके क्या करते कि उनको वेतन पैसा भी कम देते थे और उन्हें वापस घर भी नहीं जाने देते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर वो घर भी जाना चाहे तो भी उनको वापस नहीं जाने दिया जाता था। तो अब देखिए 19वीं और 20वीं सदी में देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह के विद्रोह कहाँ हुए, बदलते। अब वो विद्रोह क्यों हुए, कारण पता करते हैं कि बदलते कानून बदले गए। आरक्षित वन में नहीं तो वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, नहीं लकड़ियाँ ले जा सकते थे, नहीं जड़ी बूटियाँ, किसी प्रकार का कोई नहीं काम कर सकते थे। बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियाँ, उनकी परंपरागत सारी चीज़ें बंद कर दी गई। नए करों यानी टैक्स लगाए गए। व्यापारी महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ बगावत थी। व्यापारी महाजन उनको जो चीज़ें ले जाते थे और एडवांस में उनको कर्ज दे दिया जाता था और ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया जाता था। तो इन सभी कारणों से जनजाति समूह ने 19वीं और 20वीं सदी में विद्रोह किया। वो कहाँ हुआ, 1831 से 32 में कोल आदिवासी जो थे उन्होंने विद्रोह किया। फिर 1855 में संथालों ने
विद्रोह किया, तो देखने लगे कि वो किस प्रकार ये कर रहे हैं और किस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। और आगे बढ़ते हुए बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह सभी इसी तरह का विद्रोह था। जो बिरसा नाम का एक मुंडा आदिवासी जो व्यक्ति था, तो वो भी इसी तरह का एक विद्रोह था, जो कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। कोल आदिवासी को विद्रोह हुआ जो 1831 से 32 में हुआ था, ठीक है ना। और संथालों का हुआ जो कि इधर झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया था। और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। 1940 में जो महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ वो भी बिरसा आंदोलन की तरह ही था। तो देखिए 1920 के दशक में बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की झरिया और रानीगंज जो कि कोयला खदानें हैं, कोयले की खानें हैं, खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। जो 50% जो लोग थे बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला जो खाने हैं, खदानें हैं, उसमें जो काम करते थे वो 50% लोग आदिवासी थे। उसके बाद दूसरे थे। अब सोचो किस प्रकार वो काम की तलाश में भटकते रहते। 1920 के दशक में कोयला खदानों में हर साल 2000 से भी ज़्यादा मजदूर मर जाते थे। 1920 के दशक में कोयला की जो खदानें थी हर वर्ष 2000 से भी ज़्यादा मजदूर या आदिवासी लोग मर जाते थे। वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे, जो कि बिरसा मुंडा भी विष्णु की पूजा करने लगे थे। वो भी उनको उपदेश मानने लगे थे। तो अब देखिए बिरसा मुंडा, तो मुंडा आदिवासी से बिलोंग करते हैं। बिरसा का जन्म कब हुआ? 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। इनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते और अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। परवरिश पालन पोषण परवरिश बोहांडा के आसपास जंगलों में हुआ। काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। और बिरसा ने बचपन में विद्रोह की कहानियाँ सुनी और इनके जो लोग थे वो इस प्रकार कहानियाँ सुनाते थे। तो इनके पिता भी इस प्रकार इनका जो परिवार था वहाँ के कई जो आदिवासी मुखिया थे तो वो भी इस प्रकार टैक्स वगैरह लेते थे। तो उनका भी वो विद्रोह उन्होंने बिल्कुल नज़दीक से देखा था। तो इस प्रकार बिरसा के जो मन में बचपन से ही एक विद्रोह की भावना भरी हुई थी, जिससे कि दूसरों का दुख वो नहीं देख पाते थे, इसलिए स्वयं ही दूसरों का दुख दूर करने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए मिशनरी स्कूल जो ईसाई लोगों की होती है ना। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। मिशनरी स्कूल कौन चलाते? ईसाई लोग, ईसाइयों की थी ये, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हुई कि वहाँ भी उन्होंने यही सुना था कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। मतलब उनमें इतनी ताकत है, इतना हौसला है कि वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकते। ये बात उनके मन में घर कर गई और वे अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं, वापस ले सकते हैं। उनमें इतनी ताकत है।
मिशनरी स्कूलों का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। अब दूसरी बात ईसाई मिशनरी स्कूलों में ये भी बताएगी कि अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी जो बैड हैबिट है, जो खराब आदतें हैं, वो छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने साम्राज्य हासिल कर सकते हैं, अपने अधिकार वापस प्राप्त कर सकते हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के रूप में भी थे। अब जो वैष्णव धर्म में जो भगवान विष्णु को जो मानते हैं वो वैष्णव धर्म के प्रचारक होते हैं। तो वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। देखो उन्होंने ईसाई मिशनरी में गए तो उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा कि उनका जो मुंडा जो समुदाय है उनमें इतनी ताकत है कि स्वर्ग का साम्राज्य भी हासिल कर सकते हैं और अपने खोए हुए अधिकार को भी वापस ले सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे देखो जगह जगह वो गए, हर घाट का पानी पिया तो हर चीज़ का उन्हें नॉलेज भी हुआ और फिर वो आगे बढ़े। तो वहाँ ईसाई मिशनरी स्कूलों में ये बताया गया कि वो अगर अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी जो आदतें हैं, खराब आदतें हैं, वो को छोड़ देते हैं तो ऐसा हो सकता है। और बाद में वे बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक में उन्होंने वैष्णव धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ समय बिताया। उन्होंने सबसे बड़ी बात है जनेऊ धारण की। जनेऊ एक सूती धागा होता है। जनेऊ क्या होता है? सूती धागा। सूती धागा होता है जो कि ब्राह्मण धर्म में धारण किया जाता है और धारण किया जाता शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने जनेऊ भी धारण किया। वैष्णव धर्म के प्रचारक के रूप में भी वो कुछ समय इन्होंने बिताया और मन की शुद्धता और दया भाव पर भी जोर देने लगे। तो अब देखिए आदिवासी जो लोग थे तो किस प्रकार वो आगे बढ़े और किस प्रकार उन्होंने अपना समय बिताया। तो बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण की बात किया करते थे कि जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे, सरदार को कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, कि उन्हें वो अधिकार वापस मिल जाएंगे और वे खुद को इलाके के मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी कि मूल की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें वापस अपना साम्राज्य पाना है। तो मुंडा आदिवासियों इस प्रकार के कष्ट झेले थे जैसे पोलू का बैल बस गर्दन को नीचे किए बस चलता रहता है और जमींदारों के पास रात दिन परेशान होता है और अपना कार्य करता रहता है। फिर भी जो बिरसा जो थे उन्होंने ये चीज़ें सुनी, जो बचपन तो उनका ऐसे ही बीता, भेड़ बकरियाँ चराने, बांसुरी बजाना, नाच गाना, ऐसे ही इनका जंगलों में जीवन बीता। लेकिन गरीबी से लाचार होते हुए भी इनके पिता काम की तलाश में इधर उधर भटके और बिरसा नामक एक युवा ने अपने मन में एक बार ठान ली कि मुझे कुछ करना है। तो इस प्रकार उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, जनेऊ भी धारण की, मिशनरी स्कूलों में भी वो गए, वहाँ भी उन्होंने कुछ समय बिताया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा उनका। तो धीरे धीरे उनमें कुछ बदलाव आए
और वो कुछ सोचने लगे कि मुझे भी, मैं जब इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे कुछ करना है, तो वो कुछ करने लगे। तो अब देखिए, इस प्रकार हम एक मैप को देख रहे हैं कि इस मैप में ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर से, रेड कलर में स्टेट के नाम हैं, और जो ब्लैक कलर एरो के पास में जितने भी है ये सभी आदिवासी समुदाय जनजातियां हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, तो यहाँ गड्डी और वन गुज्जर हैं, दिल्ली में भोटिया है, और राजस्थान में देखें तो दो जगह हैं, सहरिया है और भील है। गुजरात में देखें वन गुज्जर और राठन जनजाति है। महाराष्ट्र में देखें तो बंजारा हैं, और केरल में देखें माला और इरूलर है, और वापस आंध्र प्रदेश में देखें तो कोया, बंजारा और गोंड जनजाति है। उड़ीसा में देखें तो खोंड और बोंडा है, और बिहार में देखें तो संथाल और मुंडा है। ठीक है, और इस प्रकार सिक्किम के आसपास देखें तो हजांग है, और मेघालय में खासी जनजाति है, और रियांग कहाँ है, मिज़ोरम में है, और नागालैंड में नागा जनजाति है, और अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है, ठीक है ना, अपाटनी निशी है। और जो सिक्किम जो है, यहाँ पे एक नाथुला दर्रा है यहाँ पे, ठीक है ना। चीन और भारत के व्यापारिक था, तो ये पहले बंद था, उसको खोला गया, ठीक है। और दिल्ली में जो है वो भोटिया जनजाति है। केरल जो कि मसालों का राज्य माना जाता है, जो कि आपको पता हो तो 1198 में राजधानी पता है ना, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। यहाँ 1498 में, सॉरी 1498 में वास्को डी गामा आया था, और यहाँ से काली मिर्ची वगैरह मसाला लेके गया था यहाँ से, ठीक है ना, और यहीं से वापस रिटर्न हो गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि आदिवासी पूरे भारत में फैले हुए और अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें बिरसा मुंडा ने हिम्मत की और वो आगे बढ़े, जो अपन और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार मैप तैयार करना है, समझना है, और मैंने तो ऐसे हाथ से बनाए, आप ऐसे ला करके भी बना सकते हो, और स्टेट और कैपिटल्स लिख सकते हो, राज्य और राजधानी लिख करके इनको एरो से बता सकते हैं, ठीक है ना। अब आप प्यारे बच्चों, ये आपके सामने प्रश्न हैं, आप प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, और समझ करके जो मैंने बताए हैं उसी के अनुसार काम भी करना है, ठीक है ना। हाशिए के उस तरफ आपको प्रश्न लिखना है, और उस तरफ ही ये जैसे उत्तर लिख करके प्रश्न का उत्तर देना है। चैप्टर का नाम पहले लिखना है, अपना नाम लिखना है, डेट लगानी है, और सफाई से काम करना है। सबसे बड़ी बात यही है, इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम कॉपी चेक करें तो ढंग से करें। और काफ़ी बच्चे लोग क्या कि कॉपी उल्टी, कॉपी को रख करके फ़ोटो उल्टा खींच देते हैं। अब आप सोचो कि इस प्रकार आप भेजने के बाद भी नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप आराम से
धैर्य से काम करें, ढंग से काम करें, अच्छा काम करें और वीडियो अच्छी तरह से सुने, समझें, फिर प्रश्न का उत्तर दें। सिंपल सी प्रश्नों को पढ़ना कि चाय के बागान में कोयला खदानें किस किस राज्य में, 19वीं 20वीं सदी में जनजाति विद्रोह कहाँ कहाँ, कब और किस जनजाति ने विद्रोह किया। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न पढ़ने, फिर प्रश्न को उत्तर ढंग से देना है, लाइन खींचनी है, बस इतना से तो काम करना और क्या करना। ठीक है ना। तो आप वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो प्लीज़ आप स्कूल में जिनकी भी फीस बकाए हैं वो बकाए फीस जमा कराएं। ठीक है, थैंक यू।